सर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से हमने अल्कोहल को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी कंप्लीट की थी। तो आज शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक जिसका नाम है फिनॉल्स। ठीक है तो इसी चैप्टर में बट एक नया अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फिनॉल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ फिनॉल्स की, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिफाइन करना होगा कि फिनॉल क्या होता है। तो डेफिनेशन में मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए फिनॉल के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो OH ही दिखाई देता है और अल्कोहल के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है। इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों में होता है, अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी। तो फर्क क्या है अल्कोहल और फिनॉल में? देखिए फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है और अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो एलिफेटिक चेन से कनेक्टेड होता है या फिर एलिसाइक्लिक चेन से कनेक्टेड होता है, लेकिन एरोमेटिक चेन पर नहीं होता। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन मुझे लिखना है फिनॉल्स का तो मुझे कहना चाहिए कंपाउंड obtained by replacing one or more hydrogen atoms of aromatic compound with equivalent number of OH groups, है ना, आर कॉल्ड एज फिनॉल्स। फिनॉल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हम लोग एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का और उनको इक्विवेलेंट OH ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा। तो उन सभी कंपाउंड्स को हम फिनॉल देते हैं नाम। अब फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन की तो ध्यान से सुनिएगा। और क्लासिफिकेशन के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा AR-OH। AR यानी कोई भी एरोमेटिक रिंग। नाउ सबसे अच्छी एरोमेटिक रिंग जो हम जानते हैं वो बेंजीन रिंग है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन रिंग ही होती है। बेंजीन रिंग के जैसी बहुत सारी एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे नेफ्थलीन हो गई, एंथ्रासीन हो गई। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एरोमेटिक रिंग्स पॉसिबल है। तो कोई भी अगर एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम फिनॉल ही कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्लासिफिकेशन में मैं कहता हूँ किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ऑन basis of number of OH groups attached, कितने OH ग्रुप है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है उसे हम कहते हैं मोनो हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो उसे हम कहेंगे डाई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन जो है इसे मैं कहता हूं ट्राई हाइड्रिक फिनॉल और उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है उसे मैं कहता हूं पॉली हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, सभी का ऑब्वियसली मतलब जो है वो देख के ही पता चल जाएगा कि क्या रहा होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब क्या, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो क्या होगा कि इसमें लिखना चाहिए कंपाउंड्स in which one hydrogen atom of aromatic compound is replaced by one OH group, है ना। ऐसा कंपाउंड जिनमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एक OH ग्रुप से, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। यानी मोनोहाइड्रिक फिनॉल में हमेशा आपको एक ही OH ग्रुप दिखाई देगा। उसी तरह से अगर मैं डाइहाइड्रिक फिनॉल का डेफिनेशन कहूं तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय टू OH ग्रुप्स। तो आपको पूरे कंपाउंड में 2 बार OH दिखाई देगा। उसी तरह से अगर मैं ट्राइहाइड्रिक की बात करता हूं तो 3 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 OH ग्रुप। और अगर मैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स की बात करता हूं तो उसमें क्या होगा, कंपाउंड्स इन विच मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय मोर देन 3 OH ग्रुप्स। इस तरह से तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट और क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। तो मैं इस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं इसके जैसा सेम टू सेम डेफिनेशन लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। बहुत आसान है इसलिए मैंने होमवर्क में दिया है। तो होमवर्क में देखिए क्या दिया हूं, कंप्लीट करना है। ठीक है, इन सबका डेफिनेशन लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा एक एक करके सभी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा तो हमारे एग्जांपल्स भी कवर हो जाएंगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन टाइप। एंड उस एग्जांपल्स का मैं आपको कॉमन नेम, IUPAC नेम और फेमस नेम भी बताऊंगा
ताकि अपना नॉमेनक्लेचर भी फिनॉल्स का खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ कि साथ ही में क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर दोनों एक ही साथ खत्म हो जाए। तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे ही होमवर्क, बट ध्यान से इन सब का डेफिनेशन वगैरह लिख के कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके हम लोग टॉपिक उठाएंगे। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उठाएंगे डायहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, उसके अंदर एक एक करके सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर डायहाइड्रिक फिनॉल, उसमें सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, इसमें सारे एग्जांपल्स देखेंगे अलॉन्ग विद IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ऑलराइट, तो देखिए हम अभी ये सारे के सारे कंपाउंड जो है मोनोहाइड्रिक कैटेगरी के, मोनोहाइड्रिक यानी इस सभी कंपाउंड में आपको सिर्फ एक ही OH ग्रुप दिखाई देगा, तो इन सभी का हम कॉमन नेम IUPAC नेम सीखने वाले हैं। और इन कोर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ फिनॉल, उसमें हम लोग यही सब कंपाउंड्स कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं से हम बना रहे होंगे। ठीक है, तो यही सब नाम वापस भी आने वाले हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहला कंपाउंड आप देखिए, ठीक है, इसका नाम है फिनॉल, इसका खुद का नाम फिनॉल है। ठीक है, अब यही एक प्राइम नेम है। ठीक है, यही उसका कॉमन नेम है, यही IUPAC नेम है, यही इंडस्ट्रियल नेम है, सभी लोग इसे फिनॉल ही कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 आप देख सकते हैं ये 2 एरोमेटिक रिंग है, तो ये जो 2 बेंजीन रिंग जॉइंट हुई है उसे हम नैफ्थलीन कहते हैं, और नैफ्थलीन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप दिखाई, OH ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच टू एक टाइप का एरोमेटिक रिंग है, इसलिए ये भी फिनॉल की कैटेगरी में आता है, पर इसका नाम फिनॉल नहीं है, इसका नाम नैफ्थॉल है। ठीक है, और यहाँ OH इस पोजीशन पर है, आप देखिए यहाँ पर सेम कंपाउंड लिखा है, बस OH का पोजीशन अलग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ कॉमन नेम में अल्फा नैफ्थॉल। ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ बीटा नैफ्थॉल। ठीक है, अल्फा मींस दिस पोजीशन, बीटा मींस इसके बाजू वाला पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा नैफ्थॉल और बीटा नैफ्थॉल। अगर मुझे इनका IUPAC नेम लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए 1 नैफ्थॉल। ठीक है, और यहाँ पर लिखना चाहिए 2 नैफ्थॉल, इस तरह से। ठीक है, चलिए 4th वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिनॉल का ग्रुप है लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन दिख रहा है, तो अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूं तो हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और लेकिन अगर मुझे IUPAC नेम लिखना होगा तो मुझे लिखना होगा, ऑब्वियसली फिनॉल पेरेंट है तो ये सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए 2 ब्रोमो फिनॉल। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये सब चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर है, तो कॉमन नेम में हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल। और IUPAC नेम अगर मैं लिखता हूं तो इसे कहेंगे 4 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, 6th एग्जांपल में देखिए फिनॉल ग्रुप है और ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी है, पैरा पोजीशन पर है और फिर से एक ऑर्थो पोजीशन पर भी है। तो इनका ना जनरली जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जहां पर 2 ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये जो है वो कितना सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इस पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनका जनरली कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इनका सिर्फ IUPAC नेम होता है। तो इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो दिस इज फिनॉल एंड इफ आई कंसीडर OH टू बी पोजीशन नंबर 1 और मैं कोई भी साइड से नंबरिंग करता हूं तो आई गेट 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से मेरे को नंबरिंग आने वाला है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, 3 बार है ना, इसलिए ट्राई, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और पेरेंट इसका कौन है, फिनॉल। तो ये कंपाउंड का नाम होने वाला है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, सिमिलर पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर भी देखो नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 3 जगह नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, है ना। और इससे अगर मुझे IUPAC में लिख रहा होगा तो मुझे लिखना चाहिए 2 नाइट्रो फिनॉल, इस तरह से। ठीक है, सेम में ये वाला जो कंपाउंड है इसमें देखिए पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल। और अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल, इस तरह से। सेम पैटर्न में अगर यहाँ देखता हूँ तो इनका तो कोई कॉमन नेम नहीं होगा, तो इनका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। ठीक है, पर इसी का बहुत 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 फेमस नेम एक पाया गया है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, PICRIC, पिक्रिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो है वो एक टाइप का एक्सप्लोजिव है ना। एक्सप्लोजिव का मतलब ये बॉम्ब जैसा एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ठीक है, जिसको बहुत बार RTX या ऐसा कुछ बॉम्ब्स बनाने होंगे ना तो यूज किया जाता है पिक्रिक एसिड।
वेरी वेरी एक्सप्लोसिव मटेरियल। याद रखना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ये येलो कलर का होता है। ऑन कोर्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर मैं आपको ये पिक्रिक एसिड बनाना भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगर मैं ध्यान से देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी एक बार देखा हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका फेमस नेम है सैलिसिलिक एसिड। सेम वे इधर नीचे देखिए तो इसका फेमस नेम है सैलिसिलिक अल्डिहाइड, ठीक है। ये कंपाउंड्स हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिलिक अल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो इसमें पेरेंट जो है वो बेंजोइक एसिड होगा और हाइड्रोक्सी उसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नेम इस तरह से आता है। और सेम में यहाँ पर देखो अल्डिहाइड ग्रुप इसका पेरेंट है तो बेंजल्डिहाइड पेरेंट बन जाएगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप उसका सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैं बोलूंगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम आएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा कि दिस इज IUPAC नेम, दिस इज फेमस नेम, सेम में दिस इज IUPAC नेम, दिस इज फेमस नेम, ठीक है। अब 12th वाला कंपाउंड देख सकते हैं, इसके अंदर एसिटोफिनोन और फिनोल दोनों पेरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एसिटोफिनोन एक अच्छा पेरेंट है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप आता है, इसलिए मैं कहूंगा IUPAC नेम में 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये उसका बहुत ही बेहतरीन नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो उम्मीद करता हूँ आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया है, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़े और कैटेगरीज है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जिनका कॉमन नेम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया जाता है, तो पहले वो देख लेते हैं एंड देन विल क्विकली मूव द डाइहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसे मैं कहता हूँ मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्योंकि इसमें OH ग्रुप एक ही है तीनों कंपाउंड के अंदर, तो ये भी कैटेगरी किसका है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का ही है। बट ये स्पेशल टाइप का फिनॉल है जिसे मैं कहता हूँ मिथाइल फिनॉल्स, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है, मिथाइल फिनॉल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप के हिसाब से मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, ऐसे 3 ही कंपाउंड पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं तो कॉमन नेम में देखिए इसे कहा जाता है ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसे कहा जाता है मेटा मिथाइल फिनॉल, कॉमन नेम है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाएगा, पैरा मिथाइल फिनॉल। उसी तरह से अगर मैं इनका IUPAC नेम लिखूं तो बस मुझे यहाँ लिखना होगा ऑर्थो की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। अब ऑब्वियसली मैंने IUPAC नेम कॉमन नेम कैसे लिखता है बच्चा ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया ही है, तो मुझे वापस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल और उस तरह से ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये जो मिथाइल फिनॉल्स है ना, इनको एक्चुअली फेमस नेम में क्रिसॉल कहा गया है, क्रिसॉल। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्रिसॉल है, ये भी क्रिसॉल है और ये भी क्रिसॉल है, पर यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए ऑर्थो क्रिसॉल, क्योंकि एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर है। ये दोनों एक दूसरे से मेटा क्रिसॉल, मेटा पोजीशन पर है इसलिए, और मुझे इसे कहना चाहिए पैरा क्रिसॉल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशंस पर है। तो दिस इज हाउ वी गेट ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल एंड पैरा क्रिसॉल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई कहे क्रिसॉल तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि क्रिसॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज डाइहाइड्रिक फिनॉल की तरफ। अब देखिए आप मेरे साथ दोहराइए कि डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, कि जब हम लोग किसी एरोमेटिक रिंग पर 2 OH ग्रुप को देखते हैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूँ किसी एरोमेटिक रिंग पे से 2 हाइड्रोजन रिमूव करके उस पर 2 OH ग्रुप लगाएंगे तब उस कंपाउंड को हम कहेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो चलिए इनकी कैटेगरी को डिस्कस किया जाता है और कुछ एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, दैट इज डाइहाइड्रिक फिनॉल में, ठीक है। नाउ इफ आई गिव यू बेंजीन रिंग एज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एंड आई आस्क यू टू प्रिपेयर डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दैट यू विल कीप OH ग्रुप ऑन दिस 6 पोजीशंस, ठीक है। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। या तो आप ऐसा रख सकते हैं कि एक OH ग्रुप अगर आपने यहाँ रखा है तो दूसरा एग्जैक्टली उसके एडजेसेंट में रखेंगे, एक ये कंपाउंड हो सकता है। या तो फिर आप ऐसे रख सकते हैं कि एक OH ग्रुप अगर यहाँ रखा है तो दूसरा उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पर रखेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने एक OH ग्रुप यहाँ रखा है तो तीसरा उसके ऑपोजिट में रखेंगे,
ठीक है, देखिए दो OH ग्रुप दिख रहा है इसलिए डायहाइड्रिक फिनॉल। और इन तीन के अलावा कोई भी डायहाइड्रिक फिनॉल बेंजीन के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों के अलावा अगर आप कोई भी पोजीशन पर दो OH ग्रुप रखेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा वही कंपाउंड बनेगा जो इन तीनों में से एक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मैंने बेंजीन रिंग सिलेक्ट की और मेरी मर्जी की चीज पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए एक OH ग्रुप यहाँ लगा दिया और मान लीजिए एक OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड है इट इज नथिंग बट दिस कंपाउंड। आप देखिए, है ना। तो ओनली 3 पोजीशंस पॉसिबल है, या तो एक दूसरे के बाजू में जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट, या तो एक दूसरे से ऑल्टरनेट, या तो एक दूसरे के ऑपोजिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही है OH ग्रुप है, फिर कुछ नहीं है, फिर OH ग्रुप, मतलब ये ऑल्टरनेट कैटेगरी यानी इसमें आ गया, है ना। तो इसका मतलब डायहाइड्रिक फिनॉल अगर मैं बनाना चाहूँ और वो भी बेंजीन रिंग पे बनाना चाहूँ तो सिर्फ 3 ही कंपाउंड बन सकते हैं, उसके अलावा और कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, बाद में डेरिवेटिव कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया एक्सेट्रा, बट मैं जस्ट प्योर फिनॉल्स की बात कर रहा हूँ डायहाइड्रिक में। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब OH ग्रुप दोनों साथ में है तो यहाँ पर बेंजीन पैरेंट है और ये दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान के चलता हूँ, इसलिए यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, मैंने पेरेंट को क्या बना दिया है, बेंजीन बना दिया है, इसलिए मैं IUPAC नेम में ऐसा लिख रहा हूँ 1,2 डाइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। सेम में इसका अगर मुझे पेरेंट में बेंजीन रिंग लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए, 1,3 डाइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, और सिमिलरली इसका नाम आ जाएगा IUPAC में 1,4 डाइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। अगर मैं इनका कॉमन नेम लिखना चाहता हूँ, देखिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको ऑलरेडी IUPAC नोमेनक्लेचर कराते वक्त, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कराते वक्त इन सबका नाम ऑलरेडी बताया ही होगा। ठीक है, इन केस अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है या फिर मैंने आपको नहीं बताया तो देखिए अभी देख लेते हैं कि इनका कॉमन नेम या फिर फेमस नेम क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कैटाकॉल। क्या कहते हैं इसे, कैटाकॉल, CATECHOL, कैटाकॉल। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेजोरसिनॉल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोरसिनॉल। ठीक है, और ये जो ऑपोजिट वाला है इसे हम कहते हैं क्विनॉल। दिस इज क्विनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैटाकॉल, ये हो जाएगा रेजोरसिनॉल और ये हो जाएगा क्विनॉल। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा कि अगर दो OH जो बाजू बाजू में है तो कैटाकॉल कहेंगे, ऑपोजिट है तो क्विनॉल कहेंगे, और अगर ऑल्टरनेट है तो रेजोरसिनॉल कहेंगे। दिस इज हाउ वी क्लासिफाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड वी गेट 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट वी हैव गॉट टू रिमेंबर। तो आप इसका IUPAC नेम भी याद रखिएगा और फेमस नेम तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, देखिए तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के अंदर आपको 3 OH ग्रुप दिखाई देगा, और सिमिलरली टू डाइहाइड्रिक फिनॉल इसमें भी 3 ही कंपाउंड्स पॉसिबल है बेंजीन रिंग पर जो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का काम कर सकते हैं। या तो आप तीनों OH ग्रुप एक ही लाइन में लगा दें, या तो आप तीनों ग्रुप जो है उनको ऑल्टरनेट लगा दें, या तो आप तीनों ग्रुप को कहीं पर भी लगा दें। कहीं पर भी लगा दें मतलब यही स्ट्रक्चर बनेगा। इन तीनों के अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है कि बेंजीन रिंग पर आप 3 OH ग्रुप को एडजस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बेंजीन रिंग ले लिया और मैंने आपसे कहा कि जहां आपकी मर्जी है वहां OH ग्रुप लगा दो। कितने OH ग्रुप लगाने हैं, 3, तो आप कहीं पे भी लगा दो, यू विल गेट अ कंपाउंड विच इज एनी वन फ्रॉम दिस। ठीक है, जैसे समझ लो आपकी मर्जी, समझ लो आपने OH यहाँ लगा दिया, फिर आपकी मर्जी आपने OH को यहाँ लगा दिया, और आपकी मर्जी आपने OH को मान लेते यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये इसी कैटेगरी का है। चेक करो, 2 OH ग्रुप बाजू बाजू में है और उसके बाद एक कार्बन छोड़ के एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप बाजू बाजू में, एक कार्बन छोड़ के एक OH ग्रुप है ना। या फिर आपने समझ लो ये एक OH यहाँ लगा, एक OH यहाँ लगा, मान लो एक OH यहाँ लगाया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर मान लो आपने इस तरह से यहाँ लगाया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, पहले वाली कैटेगरी में। इसका मतलब बेंजीन रिंग पर और कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता जिसमें 3 OH ग्रुप आपने लगाए हैं एक्सेप्ट दिस 3 कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनका नाम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले IUPAC नेम देख लेते हैं। इसमें भी बेंजीन रिंग को पैरेंट बनाएंगे तो 1,2,3 ऐसा आएगा, 1,2,3 ट्राइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, इसमें अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा 1,3,5। देखिए ना 1,3,5 ट्राइहाइड्रोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसको मैं नंबरिंग करूं तो सबसे कम नंबरिंग आना चाहिए, देयरफॉर 1,2,4 यही सबसे छोटा लोकेंट है, 1,2,4 ट्राई
हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, इस तरह से। तो यू गेट दिस 3 कंपाउंड का IUPAC नेम। अब ये जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा फेमस है, इनका हमें कॉमन नेम या फिर कहूं मैं फेमस नेम याद रखना होगा। जैसे तीनों OH ग्रुप अगर एक ही लाइन में है तो इसे कहते हैं पैरागैलॉल। क्या कहते हैं इसे? पैरागैलॉल, ठीक है। हाँ, बहुत लोग इसको पायरोगैलॉल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको कहीं टेक्स्ट बुक में पायरोगैलॉल लिखा हुआ मिले या पैरागैलॉल लिखा हुआ मिले, इट इज फाइन। वो थोड़ा सा स्पेलिंग का इधर उधर होता है, बट फाइन, यू कैन रिमेम्बर इट। अगर तीनों OH ग्रुप ऑल्टरनेटली प्लेस टू ईच अदर है तो मैं इसे कैसे याद रखता हूं पता है? ये मुझे ना फ्लावर जैसा दिखाई देता है, तो इसे ना मैं कहता हूं फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरो फ्लावर, ऐसा फ्लोरो ग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसमें मैं अगर एक OH को छुपाता हूं ना तो देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा जो कि ऑपोजिट टू ईच अदर है, जिसे हम कहते थे क्विनॉल, याद करिए। और इस क्विनॉल के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया हुआ है ना, इसलिए मैं इसे कहता हूं हाइड्रोक्सी क्विनॉल इन कॉमन नेम, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रहेगा, तीनों ही कंपाउंड जो कैटेगरी में आते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल से, ठीक है। तो आई होप यू ऑल कैन रिमेम्बर इट वेरी नाइसली। तो आप अच्छे से इसको अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे, इस वक्त नोट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और इसको लर्न करते रहे होंगे, तो ही आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिनॉल्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर देख लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। तो देखिए फिनॉल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। MOP यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 इसका पढ़ रहे हैं, फिनॉल्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी फिनॉल हमको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला रिएक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं इस रिएक्शन को हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में, जहां पर हम लोग ने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या फिर मैं ऐसा कहूं अराइल हैलाइड से फिनॉल बनाया था, ठीक है। याद कीजिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बाय डाउज प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको याद आ रहा होगा कि डाउज प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स में किया था कि डाउज प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं देखता हूं क्लोरोबेंजीन तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, देखिए, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ऐसा क्लोरीन लगा हुआ होगा। तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो इसे फिनाइल क्लोराइड कहा जाता है कॉमन नेम में। और IUPAC नेम की अगर मैं बात करता हूं तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इससे मुझे प्रिपेयर करना है फिनॉल। तो लोगों को क्या लगता है कि क्या है, सिर्फ क्लोरीन हटा के OH ही तो लाना है? तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे एक्वियस KOH एक्वियस NaOH डालेंगे तो क्लोरीन हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा OH। बट मैंने आपको सिखाया है, अगर आप मेरे स्टूडेंट तो आपको जरूर पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पर नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो हम करते हैं हंसा वाला रिएक्शन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होता एरोमेटिक पर। और क्यों नहीं होता है, इसके मैंने 4 बड़े बड़े रीजन सिखाए। पहला रीजन कि जो क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है। दूसरा रीजन कि यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, हमको पता है। उसका एस करेक्टर 33% होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो ये कार्बन भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो दोनों जब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ये बॉन्ड है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड छोटा हो जाता है। तो बॉन्ड छोटा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना और डिफिकल्ट हो जाता है। ये 2 रीजन कंप्लीट हुए कि क्यों एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ क्यों नहीं होता है, एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है बाय रेजोनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आई कैन अग्री, बट वो बेंजीन रिंग को कम एक्टिव या डीएक्टिव करता है। तो हेलो बेंजीन, ठीक है, उसमें हेलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। और फोर्थ पॉइंट, चलो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर भी देते हैं तो उसके 2 ही रूट है, या तो SN1 या तो SN2। अब एरोमेटिक कंपाउंड दोनों के लिए ही अनफिट है, ना ही SN1 जा सकता है ना ही SN2। देखिए SN2 जाने के लिए बैक साइड अटैक होना चाहिए, जिसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होना चाहिए। बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, इसलिए इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई होता है, बहुत बड़ा ग्रुप है ना बेंजीन, इसलिए बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरी बात,
SN1 बनने के SN1 मैकेनिज्म के रूट से जाने के लिए उसे कार्बोकेटायन बनना पड़ता है, और यहाँ पर बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन जो कि हाईली 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 अनस्टेबल होता है, इसलिए SN1 के थ्रू भी रिएक्शन नहीं जाएगा। तो यही 4 रीजन है जिसके वजह से एरोमेटिक हैलाइड्स जो है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाता है। चारों ही रीजन मैंने बुक में बहुत अच्छी तरह से हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर में लिखा के डिस्कस किए हैं, और यही चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो आपको वो लर्न करना ही होगा। मैंने यहाँ पर रिविजन दे दिया। तो हमने देखा था कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो हमने देखा था डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हम यूज तो करते हैं NaOH, हम यूज करते हैं NaOH, बट रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर NaOH यूज करने के बाद Cl हट के OH नहीं आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर लगता है 613 से 623 केल्विन के आसपास। ठीक है, और जो प्रेशर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लगता है, तो अराउंड 1000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। ठीक है, देखिए मैंने जो ये कंडीशंस लिखी है ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेक्स्ट बुक है, और यही करेक्ट कंडीशंस है। ठीक है, मैंने शायद आपको हाइड्रोजन डेरिवेटिव में रिवाइज कंडीशंस दिखाई है जो आपके इस साल के नए टेक्स्ट बुक में दी है, तो आप चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। कहने की बात यह है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए फिनॉल नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा ONA, Na प्लस O माइनस। ठीक है, यहां से HCl निकलता है, एक्चुअली क्या निकलता है यहाँ से HCl, तो ONA मिलता है। तो ये जो ONA है इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। और तभी भी मैंने आपको सिखाया था कि एक बार अगर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो इसमें आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस इसका मतलब क्या, रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एसिड वाला पानी डाल देंगे, इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैंने डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl में एसिड भी है और पानी भी है, या फिर हम लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, है ना, हम लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब पानी भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ठीक है, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है और वो भी एक टाइप का एसिड हाइड्रोलिसिस ही हुआ। तो इन तीनों में से अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो यहाँ पर फिनॉक्साइड जो है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अब कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि यहाँ पर O है, यहाँ पर आ गया H। तो सर वो Na का क्या हुआ, सपोज अगर आप HCl यूज कर रहे थे तो H यहाँ आ जाएगा, तो NaCl निकल जाएगा। सपोज यू आर यूजिंग HCl तो NaCl बाहर निकलेगा। सपोज अगर आप H2SO4 यूज कर रहे थे तो आपका Na2SO4 बाहर आ जाएगा। एंड सपोज अगर आप H2CO3 या फिर मैं कहूँ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे तो आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3। तो चूज वाइजली कि आप क्या यूज करते हैं, उसके हिसाब से आपका साइड प्रोडक्ट आएगा, बट हमारा मेन प्रोडक्ट तो फिनॉल ही है जो कि अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। तो दिस इज हाउ बाय डाउस प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरह से हेलोबेंजीन को सोडियम फिनॉक्साइड में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनाया जाता है। ठीक है, एक बार ये जो कंडीशंस है जरा चेक करिएगा। ये जो कंडीशंस है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने लिखाई है। ठीक है, और शायद मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर आपको इस साल का जो नया टेक्स्ट बुक आया उसके हिसाब से कंडीशंस दिखाई है, तो आप दोनों ही चेक कर लीजिए कितना फर्क है क्या फर्क है, देख लीजिए। ठीक है, आप ये लिख के आएंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं दे सकता, और जो नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख के आएंगे तो भी कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी एंट्रेंसेस बुक और जो पुरानी बुकें हैं उनमें यही कंडीशन देके रखिए। पता नहीं इस साल के टेक्स्ट बुक में क्यों कंडीशंस को चेंज किया गया है और यहाँ पर छेड़खानी की गई, आई डोंट नो व्हाई, बट द रिएक्शन ऑकर्स एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर रही होगी। लर्न कर लीजिएगा और यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि नई वाली क्या कंडीशन है, आपको दोनों ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे लर्न कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बट डाउस प्रोसेस से नहीं, अब हम करने वाले हैं बाय रैस्चिग्स प्रोसेस। और अच्छी बात तो यह है कि रैस्चिग्स प्रोसेस भी हम लोग ने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में देख लिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन। आपको पता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेलोबेंजीन लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसका कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नेम में इसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कर देते हैं स्टीम के साथ, HOH। ठीक है, वाटर दैट इज स्टीम। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट याद रखना बहुत जरूरी था। 2 कैटलिस्ट बताए थे, 2 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ
CA3PO4 ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप SiO2 भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको यूज करना ही होगा दोनों ही कैटलिस्ट में, दैट इज 298 केल्विन, जिसको भूलना नहीं है। 298 केल्विन, सॉरी 298 बोल रहा हूँ, 698 केल्विन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। यहाँ पर बहुत आसानी से HCl निकल जाएगा और Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिनॉल बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा आपको HCl। दिस रिएक्शन इज रियली वेरी सिंपल। सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करना है, बस प्रैक्टिस याद रखना है। मैंने ऐसा कुछ भी बताया होगा याद रखने के समय कि अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं आएगा तो मैं आपके दांत तोड़ के इस रिएक्शन में डाल दूंगा। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आपका जो दांत होता है, टीथ, वो है ना कैल्शियम फॉस्फेट के इनेमल से बना हुआ होता है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा ये याद रखने के लिए कहा था कि दांत आपके डाल दूंगा इसमें, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट डाल दूंगा। या फिर ऐसा भी कहा था कि अगर आप ये सब पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत पे पानी नहीं मिट्टी फिर जाएगी, क्योंकि SiO2 को हम सैंड कहते हैं ना, मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी फिर जाएगी मेरे सब मेहनत पे। ऐसा याद करके बताया था, बट ठीक है, आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हैं। आपको ये रिएक्शन आना चाहिए, इसको कहते हैं रेस्टिक्स प्रोसेस। ठीक है, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आप भी वीडियो पॉज कर लेंगे और इसे फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन X3 जो है वो पूरा तो हमने नहीं सीखा था, बट उसका आधा और बहुत ऑलमोस्ट 70% पार्ट जो है वो हमने सीखा है। अब कैसे सीखा है मैं आपको जरा याद दिलवाता हूँ। देखिए, इसका MOP नंबर 3 हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, फ्रॉम एनिलीन। तो याद करिए जरा, हेलोजन डेरिवेटिव में हम लोग ने एनिलीन यूज करके हेलोबेंजीन बनाया था। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने यूज किया था डायअज़ोटाइजेशन मेथड, जहां पर हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन, बाल्स-कीमन्स रिएक्शन देखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको याद आ रही होगी। ज्यादा नहीं तो हल्की हल्की तो कम से कम याद आ ही रहे। ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप इसी वक्त इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फटाफट हेलोजन डेरिवेटिव्स का नोट्स खोलिए, उसमें जाइए और देखिए कि एनिलीन से हम लोग ने किस तरह से सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन और बाल्स-कीमन्स रिएक्शन किया था और किस तरह से हम लोग ने हेलोबेंजीन को प्रिपेयर किया था। ठीक है, आप फटाफट उसे देखिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ने क्या किया था। वहां पर हमने किया था कि हमने एनिलीन लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज बेंजीन के ऊपर NH2। फिर हमने यहाँ यूज किया है डायअज़ोटाइजिंग मिक्सचर, दैट इज NaNO2 प्लस HCl। और आपको पता है ये एक लो टेम्परेचर पे होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। जब हम डायअज़ोटाइजिंग मिक्सचर यूज करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, दैट इज N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, BDC। अब अगर आप देखें तो मैं इसमें बहुत सारे रिएक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अगर इसमें Cu2, Cl2 एंड HCl यूज किया तो यहाँ पर ये सब कुछ हट जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा और जो क्लोरीन है वो तो HCl बन के निकल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr यूज किया तो यहाँ पर सब कुछ हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा और यहाँ पर जो क्लोरीन लगा है वो HCl बन के निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर अगर मैंने यहाँ पर यूज किया कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो भी सिमिलरली मुझे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा, ये जो क्लोरीन है वो HCl बन के निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यूज किया कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो भी सेमी रिएक्शन मिलेगा मुझे। यहाँ पर बताओ, यह हट जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, N2 प्लस निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से समझे तो ये जो ब्लू वाला रिएक्शन है मैंने जब कराया था तब मैंने कहा था दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रेड वाला रिएक्शन है, ठीक है, देता तो सेम प्रोडक्ट है, बस यहाँ पर कॉपर सॉल्ट एंड एसिड यूज किया है और यहाँ पर कॉपर मेटल एंड एसिड यूज किया है, तो इसे हम कहते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, यही फर्क था दोनों में, गेटरमैन्स रिएक्शन, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन फटाक से क्विक रिवीजन आपको एक मिल गया। ठीक है, साथ ही में मैंने कहा था कि यहाँ से आयोडीन नहीं बना सकते तो हम लोग क्या करते हैं, Ki ऐड करते हैं। जब आप इसके अंदर Ki ऐड करते हो तब यहाँ से बहुत ही सिंपली ऊपर आयोडीन आ जाता है। ठीक है, K और ये Cl है तो KCl निकल जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा, इस तरह से। तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाता है। और इसके अलावा एक रिएक्शन ऐसा था जिसमें हम यूज कर रहे थे HbF4। ठीक है, जब आप HbF4 यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं N2 प्लस BF4 माइनस।
ठीक है। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब आपको यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन था N2 प्लस BF4 बना के फ्लोरोबेंजीन बनाने वाला, इसी रिएक्शन को हमने कहा था बाल्ब-स्कीमन्स रिएक्शन, ठीक है, याद आया आपको। दिस इज द ओनली रिएक्शन टू प्रिपेयर एरोमेटिक फ्लोरीन, ठीक है। और अगर एलिफेटिक यानी नॉर्मल स्ट्रेट चेन में फ्लोरीन बनाना है तो भी एक ही मेथड है जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग एरोमेटिक फ्लोरीन बना सकते हैं, एरोमेटिक फ्लोराइड्स बना सकते हैं। ये एक ही रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं बाल्ब-स्कीमन रिएक्शन, जिसमें एरोमेटिक फ्लोराइड बनता है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव का एक क्विक रिवीजन भी दे दिया, और यहीं से मैं बना के बताऊंगा आपको फिनॉल कैसे। तो आपको जो रिएक्शन है बीडीसी तक तो सेम करना ही करना है, ठीक है, बीडीसी तक तो आपको सेम करना ही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे तो ये जो बीडीसी है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। देखिए यहाँ तक आपने रिएक्शन किया, इस पार्ट को कन्वर्टिंग एनिलीन इनटू बीडीसी, लेट मी राइट एनिलीन इनटू बीडीसी। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डायazonium क्लोराइड, लेट मी राइट बेंजीन डायazonium क्लोराइड, ठीक है। ये जो प्रोसेस है फ्रॉम एनिलीन टू बेंजीन डायazonium क्लोराइड, इसे कहते हैं डायazotization रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? डायazotization रिएक्शन, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या कहा जाता है? डायazotizing मिक्सचर। तो भूलना मत इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह कंपाउंड मिल गया। अब आगे यहाँ पर आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस मतलब मैं कहूँ एसिड हाइड्रोलिसिस, है ना। और उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एसिड वाला पानी होता है। तो H2O में अगर H+ आयंस डालेंगे एसिड वाला पानी तो H3O+ ही बनेगा, या तो फिर आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं H2O/H+। तो ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है, ठीक है, OH ग्रुप बन जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर HCl मिलेगा। कैसे होता है? देखिए हाइड्रोलिसिस में ना एसिड वाले पानी यूज करते हैं, तो उसमें काम पानी ही करता है, एसिड बस उसको कैटलिस्ट की तरह हेल्प करता है। तो पानी का फॉर्मूला होता है HOH। तो आप देख सकते हैं N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ गया, इसका H और ये वाला Cl HCl बना रहा है। तो ये जो OH ग्रुप है ये पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो OH ग्रुप है वाटर का वो यहाँ पर आता है, इसलिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम मैं कहता हूँ बन गया फिनॉल। तो इस तरह से हम लोग ने एनिलीन से कन्वर्ट कर दिया बेंजीन डायazonium क्लोराइड में। और बेंजीन डायazonium क्लोराइड का सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस करने पे या फिर सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे हमको फिनॉल मिलता है, ये भी हमने देखा। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी सीखा ही था। सिर्फ हाइड्रोलिसिस एक ही स्टेप है, डायरेक्ट फिनॉल मिलता है, बहुत आसान। तो अब तक 3 MOP पढ़े और तीनों MOP हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब तक मैंने कुछ भी हाई एंड या फिर अब तक कुछ भी मैंने नया नहीं सिखाया है, सब वही है जो पिछले चैप्टर का रिवीजन है। यही खास बात है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर की। मैंने तभी भी कहा था कि हैलोजन डेरिवेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि उसी के कंसेप्ट रिवाइज होकर आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बन रहा है फिनॉल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, फ्रॉम एनिलीन टू फिनॉल। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम है बाय डायazotization फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। कि यहाँ पर एनिलीन से फिनॉल बना रहे हैं बाय डायazotization, ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, के ये बीडीसी बनने का हाइड्रोलिसिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। और 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 एंड 5। अब ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़े से नए हैं, पहली बार देखने जा रहे हैं, पर है बहुत ईजी, इतने मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 बहुत ही आसान है, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हम लोग फिनॉल प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा दिखाई देता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग और सल्फोनिक एसिड का ग्रुप, दैट इज SO3H। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इससे फिनॉल बनाने के लिए देखो आपको यूज करना है NaOH। अब आपको 2 बार NaOH यूज करना है, एक नॉर्मली और एक हायर टेम्परेचर। तो देखिए पहले आप नॉर्मली NaOH इसमें डाल दीजिए, ठीक है। आपको पता है NaOH एक बेस है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक एसिड है, तो नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। दैट इज यहाँ से वाटर लॉक निकल जाएगा और सॉल्ट बनेगा। तो देखिए इसका OH और इसका H निकल जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से सॉल्ट मिलेगा कि बेंजीन रिंग है SO3 - Na+,
ठीक है, तो इसे कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अभी देखिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के अंदर हम लोग फिर से NaOH ही यूज करेंगे, NaOH ही यूज करेंगे। ठीक है, पर इस बार जो NaOH यूज कर रहे हैं वो एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 533 केल्विन, 533 केल्विन हाई टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर यूज करने के बाद में यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना वो क्या बनता है, बेंजीन के पास में O- Na+ आ जाता है। अब ये ONA कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड निकलता है, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, देखिए ये निकल जाता है। अगर SO3 Na और यहां से H निकल गया तो ONA बचा हुआ है वो बेंजीन रिंग पर आ जाएगा कि नहीं। तो ये सब मिलके क्या बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, Na यहां से निकला हुआ H और यहां से निकला हुआ SO3। तो देखिए ये NaHSO3 बन रहा है जो कि साइड प्रोडक्ट है, ये निकल जाएगा। देखिए NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये यहां से निकल जाएगा और आपको ओना मिलेगा जिसका नाम था सोडियम फिनॉक्साइड। और आपको पता ही है बच्चा कि एक बार अगर सोडियम फिनॉक्साइड हम बना लेते हैं तो उसके अंदर बस सिर्फ कोई भी टाइप का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। जैसे आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट HCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, और इवन आप यूज कर सकते हैं H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सपोज आपने अगर डाइल्यूट HCl यूज किया होता तो साइड प्रोडक्ट NaCl बनता और मेन प्रोडक्ट फिनॉल बनता। ठीक है, अगर H2SO4 किया होता यूज डाइल्यूट H2SO4 तो भी फिनॉल तो बनता ही, पर साइड प्रोडक्ट क्या बनता, Na2SO4। तो सोच समझ के यूज करना आपको क्या यूज करना है। और अगर आपने H2CO3 यूज किया होता या फिर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया होता तो आपका साइड प्रोडक्ट बनता Na2CO3, बट मेन प्रोडक्ट तो फिनॉल ही बनता जो कि अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड 2 बार NaOH यूज करके हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप NaOH यूज करेंगे तो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर से जब आप NaOH यूज करेंगे तब हीट करना 533 केल्विन तक। तो यहां से एक साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है जिसे कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, और आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए ONA ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। और एक बार हमको पता है कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए तो उसमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस करने की देरी है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसके अंदर एसिड वाला तो फटाक से फिनॉल बन जाएगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग ने कंप्लीट किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। ठीक है, चलिए आखिरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। वो मैं सिखाता हूं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 5। चलो तो देखो आखिरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन, CUMENE, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है कंपाउंड का, या फिर हम कह सकते हैं फेमस नेम है कंपाउंड का, दैट इज क्यूमीन। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मेथड है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज में या लार्ज स्केल पे अगर हमको फिनॉल बनाना है तो हम लोग ये मेथड से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन बाय एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरियल यानी हवा से ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यूमीन कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कार्बन, उसके पास 2 और कार्बन है, यानी 2 डिग्री कार्बन है, करेक्ट। और यहाँ पर एक बॉन्ड बाकी है जहां पर हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम या फिर मैं लिखूं फेमस नेम तो ये हो जाता है क्यूमीन। और लेकिन मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। वैसे आप सेक प्रोपाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वाला ग्रुप तो सेक प्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आपको पता है। आइसोप्रोपाइल या फिर सेक प्रोपाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी मेक इट रिएक्ट विथ एयर। एयर यानी एयर के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन जो है नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ में, दैट इज O2। जब मैं O2 लिखता हूं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन विथ एयर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीडेशन है थोड़ा सा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कैटलिस्ट क्या है, मैग्नीशियम नेफ्थीनेट। क्या है, मैग्नीशियम नेफ्थीनेट। हाँ, बहुत लोग मैग्नीशियम नेफ्थीनेट की जगह कोबाल्ट नेफ्थीनेट भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में क्या दिया है मुझे याद नहीं है, बट
या तो कोबाल्ट नेफ्थिनेट आता है या तो मैग्नीशियम नेफ्थिनेट आता है। दोनों ही कैटलिस्ट आर वेल नोन फॉर दिस मेथड, ठीक है। आपकी बुक में जो भी दिया है आप उसको फॉलो करिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी लिखेंगे मैग्नीशियम नेफ्थिनेट और कोबाल्ट नेफ्थिनेट तो भी कोई आपको रॉन्ग दे सकता नहीं है। अब इसमें होता क्या है, डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनता। ये जो दो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन और ये जो हाइड्रोजन जो मैंने जानबूझ के स्पेसिफाई करके लिखा है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। कैसे आ जाता है देखिए, कुछ इस तरह से आता है। बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन है, ऊपर CH3 ग्रुप एज इट इज है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप एज इट इज है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके बीच में दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरह से आ जाएंगे, देखिए O2 है ना, तो एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरह से है। आप ही मुझे बताइए, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम पेरोक्साइड कहते हैं। कोई भी पेरोक्साइड अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी पेरोक्साइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, और ये पेरोक्साइड कहीं का नहीं है, क्यूमीन का है, इसलिए मैं इसे कहूंगा क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या कहूंगा मैं इसे? क्यूमीन पेरोक्साइड। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा क्यूमीन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इस क्यूमीन पेरोक्साइड का हम करने वाले हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड वाला पानी इसमें ऐड करेंगे, यानी H3O+ लिखूंगा तो भी चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होती है। देखो आपको एग्जाम में नहीं बताना ये पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस कंपाउंड यहाँ से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने कलर बताया ना, रेड और ब्लू, ये आपको बताना नहीं है, समझे, इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए CH3C ऊपर क्या है CH3 और इसके पास में एक ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड O। देखिए ये क्या बनता है, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन यानी ये कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन या फिर प्रोपेन 2 भी कहते हैं। बहुत फेमस कंपाउंड है ना एसीटोन वो। पर सर हम तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल भी बनता है। देखो ये जो OH ग्रुप है वो इस बेंजीन रिंग पर आएगा, तो क्या बनेगा, इसके साथ में फिनॉल बनेगा। तो देखिए इसलिए इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड कहा गया है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है, अपना मेन प्रोडक्ट कौन है, फिनॉल, क्योंकि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो कचरा बन रहा है दैट इज एसीटोन। वो एक्चुअली कचरा नहीं है, एसीटोन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स है ना, इंडस्ट्रियल पीपल है ना, वो इंडस्ट्रियल मेथड इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि उनका कुछ भी प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, उनका साइड प्रोडक्ट भी एक्चुअली बहुत यूजफुल है। तो अगर आप फिनॉल का फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको साइड प्रोडक्ट एसीटोन मिलेगा, जो भी कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मेथड से कोई नुकसान नहीं होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि हमें जो फैक्ट्री चला रहा है उसको ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, बिकॉज हियर साइड प्रोडक्ट इज एसीटोन विच इज अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, आपको ये एग्जाम में बॉन्ड ब्रेकिंग जो मैंने सिखाया ये बताने की जरूरत नहीं है, बता के आएंगे तो क्या है फिर अच्छा नहीं लगता, इट डजंट मेक प्रेजेंटेशन सो गुड। सो दैट इज व्हाई कीप इट सिंपल, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम ऑक्सीजन ऑक्साइड लिंकेज, बिकॉज पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक होता है बहुत आसानी से, एसीटोन और फिनॉल मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेथड याद रखिए, इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें साइड प्रोडक्ट एसीटोन मिलता है। बहुत बार एमसीक्यू में भी ये मेथड को पूछा गया है, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन बाय एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैटलिस्ट याद रखिएगा, मैग्नीशियम नेफ्थिनेट या फिर कोबाल्ट नेफ्थिनेट, ठीक है। क्यूमीन पेरोक्साइड पहले बनेगा, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब आगे बढ़ते इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन दिस चैप्टर विल आल्सो बी कंप्लीटेड, आई मीन फिनॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट फिनॉल, आई मीन प्योर फिनॉल इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कॉल्ड एज फिनोलिक ओडर या फिर कार्बोलिक ओडर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फिनोलिक ओडर कहूं या कार्बोलिक ओडर कहूं, इसका मतलब स्मेल ऑफ फिनॉल होता है। सर कार्बोलिक ओडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। फिनॉल का दूसरा नाम, फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है? कार्बोलिक एसिड। मैं नहीं कह रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग बात है, कार्बोलिक एसिड अलग बात है। दिस इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो कभी आपको कार्बोलिक एसिड दिखाई दे तो याद रखिए फिनॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही अलग चीज होती है, दिस इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिनॉल हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 315 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 455 केल्विन।
अब 315 450 केल्विन नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए देखा जाए, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब फिनॉल के पास में इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते समय। यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ फिनॉल के एक मॉलिक्यूल की तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसी तरह से फिनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और एक ही बीकर के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स आसपास में होते हैं। तो देखिए एक का ऑक्सीजन जो है वो दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा देखने को हमको मिलता है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं और इसीलिए उनको सेपरेट करना के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा है। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा है? इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इज द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिनॉल इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कंटेनिंग बेंजीन रिंग है, तो आइडियली स्पीकिंग ये पानी में डिजॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, इनसॉल्युबल ही होना चाहिए था, बट फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली डिजॉल्व हो जाता है। तो इसके अंदर भी वही रीजन है कि पानी के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और फिनॉल के अंदर भी हमने वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो वाटर मॉलिक्यूल और फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में भी स्लाइटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, इसलिए वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, और तो और बट दे आर रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत अच्छी तरह से वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो सिंपल सा फंडा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, फिनॉल इज वीकली एसिडिक। ठीक है, फिनॉल जो है वो बहुत ही हल्का सा एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, ये इतना हल्का एसिड है कि पानी इनके सामने, मतलब ये पानी से ज्यादा एसिडिक है ऐसा हम कह सकते हैं। पानी तो न्यूट्रल है ना, पानी से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? सल्फोनिक एसिड। उससे कम एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन फिनॉल भी हल्का सा एसिडिक है। ठीक है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक नहीं है, याद रखिए। तो फिनॉल हल्का सा एसिडिक क्यों होता है? सर क्या अल्कोहल यानी ROH ग्रुप ये भी हल्का सा एसिडिक होता है क्या? जी नहीं, अल्कोहल ग्रुप ROH होता है और फिनॉल ग्रुप होता है AROH। तो जब ये OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर होता है ना, तो उसके पास हल्की सी एसिडिक प्रॉपर्टी आती है। जब OH ग्रुप R ग्रुप पर होता है तो इसके पास ऐसी कोई भी हल्की सी प्रॉपर्टी आती नहीं है। अल्कोहल्स आर कंप्लीटली न्यूट्रल, दे आर नॉट एट ऑल एसिडिक। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऐसा क्यों होता है कि फिनॉल जो है वो हल्के से एसिडिक है और जो अल्कोहल है वो एसिडिक नहीं है? ठीक है, इसका रीजन हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो अभी के लिए उस बात को होल्ड करिए और सिर्फ याद रखिए कि फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। ठीक है, वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तभी तो इसका नाम कार्बोलिक एसिड रखा गया है ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वीकली एसिडिक होता है। ध्यान से देखिए, फिनॉल टर्न्स पिंक। अगर आप कभी लैब में देखोगे ना फिनॉल को, तो वो हमेशा पिंक ही दिखाई देगा, पर हमने क्या देखा? नेचुरल प्योर फिनॉल इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन। वो कलरलेस होना चाहिए, पर पिंक क्यों होता है? ध्यान से सुनिए, फिनॉल्स जो है इनको अगर थोड़ी सी हवा लग जाएगी या फिर इनको थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाएगा, ठीक है, या फिर इस पर डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड जो है वो अपने आप को क्यूनोन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और क्यूनोन होता है ना, उसका कलर होता है पिंक। इसलिए कभी भी अगर आप फिनॉल को देखोगे, अगर वो कवर्ड नहीं अच्छी तरह से उसको स्टोर करके नहीं रखा गया है, तो वो अपने आप को पिंक कलर में टर्न कर लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिनॉल टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर, लाइट, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ क्विनोन्स। यही कुछ फंडा होता है जब आप एप्पल खाते हैं। देखिए, अगर एप्पल आपने कट किया है और एप्पल्स को आप ऐसे ही रख देंगे, तो 5-10 मिनट के बाद देखिए वो एप्पल ब्राउन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक जो फ्रूट है उसके अंदर जो ऊपर के लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। तो वो जो स्किन है एप्पल का, उसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब आप उसको कट करके रखते हैं तो वो पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स एयर से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपोजर मिलता है उनको एयर का, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्यूनोन्स में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। इसलिए वो जो एप्पल है वो हल्का सा ब्राउनिश पड़ने लग जाता है। ठीक है, वो पॉलीफिनॉल से इसके लिए ब्राउनिश होता है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल फिनॉल लेंगे, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर OH,
सिर्फ नॉर्मल फिनॉल की अगर हम बात करते हैं, इसको अगर आप एयर से एक्सपोजर करेंगे तो ये अपने आप को ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे जिसे कहते हैं क्विनोन्स, ठीक है। और ये इसका कलर होता है पिंक, इसलिए फिनॉल जो है ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं। हाँ, इसमें आप पानी डालेंगे तो रिएक्शन पूरा ही रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर से वो अपना फिनॉलिक प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, फिर से वो कंपाउंड फिनॉल बन जाएगा। इसलिए पिंक कलर के फिनॉल को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट एंड देयरफॉर दे अगेन बिकम कलर गैस एंड क्रिस्टलाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा। ये रिएक्शन भी है आपके सिलेबस में जिसमें फिनॉल को पिंक कलर का क्विनोन में कन्वर्ट किया गया है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको फिनॉल की अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।